नमस्कार स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने वाले हैं एक सुपर इम्पॉर्टेंट चैप्टर, मेंडल के आनुवांशिकता के नियम। ये वो चैप्टर है जो नीट, आरपीएससी, बोर्ड्स मतलब हर साइंस एग्जाम के लिए एक गेम चेंजर है। तो चलिए शुरू करते हैं। कभी सोचा है कि हम कभी कभी अपने मम्मी पापा से ज्यादा अपने दादा दादी या नाना नानी जैसे क्यों दिखते हैं? इसी सवाल का जवाब हमें मिलता है 19वीं सदी के एक शांत से मठ के बगीचे में। और ये कहानी है ग्रेगर मेंडल की। इंटरेस्टिंगली वो कोई ट्रेडिशनल साइंटिस्ट नहीं थे, बल्कि एक मॉन्क, एक पादरी थे। और उन्होंने अपने बहुत ही डिटेल्ड एक्सपेरिमेंट से पूरी जेनेटिक्स, जिसे हम आनुवंशिकी कहते हैं, उसकी नींव रख दी। लेकिन कमाल की बात यह है कि उनके जीते जी उनके काम को किसी ने नहीं पहचाना। सोचिए, करीब 34 साल लग गए दुनिया को उनके काम की इम्पोर्टेंस समझने में। और ये तब हुआ जब 1900 में 3 अलग अलग साइंटिस्ट्स ने इंडिपेंडेंटली उनके काम को रीडिस्कवर किया। तो मेंडल की सक्सेस का सबसे बड़ा राज था उनका सब्जेक्ट। उन्होंने चुना मटर का पौधा, पीजम सटिवम। और ये चुनाव एक स्ट्रोक ऑफ जीनियस था। क्यों? क्योंकि इसका लाइफ साइकिल छोटा है, प्योर लाइंस आसानी से मिल जाती हैं, और सबसे जरूरी, इसमें 7 बिल्कुल क्लियर ऑपोजिट ट्रेट्स थे जिन पर स्टडी की जा सकती थी। ओके, तो उनकी एक्सपेरिमेंट्स में डाइव करने से पहले हमें जेनेटिक्स की भाषा समझनी पड़ेगी। कुछ बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, जैसे कि जीन, जिसे मेंडल ने कारक कहा था, फिर अलील, जिसे हिंदी में युग्म विकल्पी कहते हैं, होमोजाइगोस। चलिए एक एक करके इन्हें समझते हैं। ऑलराइट, अब जब हम बेसिक टर्म्स समझ गए हैं, तो चलिए मेंडल के पहले और सबसे फेमस एक्सपेरिमेंट पर चलते हैं। ये है मोनोहाइब्रिड क्रॉस या एक संकर संकरण, और इसी से निकला उनका पहला नियम। तो मेंडल ने क्या किया? उन्होंने एक प्योर टॉल यानी शुद्ध लंबा पौधा लिया और उसका क्रॉस करवाया एक प्योर ड्वार्फ यानी शुद्ध बौने पौधे से। अब F1 जनरेशन में जो पौधे आए वो सब के सब लंबे थे। स्ट्रेंज, राइट? तो सवाल ये उठता है कि वो बौनेपन वाला ट्रेट, वो गुण गया कहाँ? क्या वो बस गायब हो गया या कहीं छिप गया था? और यहीं से हमें मिलता है मेंडल का पहला नियम, द लॉ ऑफ डोमिनेंस यानी प्रभाविता का नियम। ये कुछ ऐसा है जैसे एक तेज आवाज एक धीमी आवाज को दबा देती है। जो ट्रेट F1 जनरेशन में दिखा वो डोमिनेंट यानी प्रभावी था, और जो छिप गया वो रिसेसिव यानी अप्रभावी था। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। असली ट्विस्ट तो अभी बाकी है। अगली जनरेशन में वो छिपा हुआ ट्रेट एक जबरदस्त कमबैक करता है। जब F1 जनरेशन के पौधों में सेल्फ पॉलिनेशन करवाया गया, तो F2 जनरेशन में सरप्राइज, वो बौनापन वाला ट्रेट वापस आ गया। और सिर्फ आया ही नहीं, बल्कि एक परफेक्ट 3:1 के फिनोटिपिक रेशियो यानी लक्षण प्ररूपी अनुपात में आया। 3 लंबे पौधे तो एक बौना पौधा। और ये रिजल्ट हमें बताता है मेंडल का दूसरा नियम, द लॉ ऑफ सेग्रीगेशन या विसंयोजन का नियम। इसका मतलब ये है कि ट्रेट्स के अलील्स आपस में मिक्स नहीं होते। गमीट फॉर्मेशन के टाइम वो ताश के पत्तों की तरह अलग अलग हो जाते हैं, और शायद इसीलिए वो ट्रेट एक जनरेशन स्किप करके अगली में रीअपियर हो सकता है। मेंडल यहीं नहीं रुके। उन्होंने सोचा, ठीक है, एक ट्रेट का तो समझ आ गया, पर क्या होगा अगर हम एक साथ 2 ट्रेट्स को स्टडी करें? और यही एंट्री होती है डाई हाइब्रिड क्रॉस की, जो हमें उनके तीसरे नियम तक ले जाएगा। इस बार उन्होंने 2 ट्रेट्स एक साथ लिए, सीड का शेप और सीड का कलर। तो उन्होंने गोल और पीले बीजों वाले पौधे को झुर्रीदार और हरे बीजों वाले पौधे से क्रॉस करवाया। और F2 जनरेशन में जो रिजल्ट्स आए, उसमें कुछ बिल्कुल नए कॉम्बिनेशंस भी देखने को मिले। और यहीं से निकला लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, मतलब स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। सिंपली पुट, एक ट्रेट का इनहेरिटेंस दूसरे ट्रेट को अफेक्ट नहीं करता। बीज का गोल होना या झुर्रीदार होना उसके पीले या हरे होने से बिल्कुल इंडिपेंडेंट है। जैसे आप किसी रेस्टोरेंट में मेन कोर्स और डेजर्ट अलग अलग चुनते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही। अब देखिए, मेंडल के लॉज फाउंडेशन है, एब्सोल्युटली ब्रिलियंट। लेकिन बायोलॉजी में रूल्स के हमेशा कुछ इंटरेस्टिंग एक्सेप्शंस होते हैं, और असल में असली मजा तो इन्हीं एक्सेप्शंस को समझने में है। जैसे कि इनकम्प्लीट डोमिनेंस या अपूर्ण प्रभाविता। इसमें डोमिनेंट अलील रिसेसिव को पूरी तरह नहीं दबा पाता, और एक मिक्स, एक ब्लेंड बन जाता है।
जैसे लाल और सफेद फूल से गुलाबी फूल। और दूसरा है कोडोमिनेंस या सह प्रभाविता। इसमें दोनों अलील्स अपना अपना इफेक्ट दिखाते हैं एक साथ। जैसे चितकबरी गाय में सफेद और काले दोनों रंग के धब्बे दिखते हैं। इसके अलावा भी बहुत कुछ है, जैसे मल्टीपल अलील्स, जिसका बेस्ट एग्जाम्पल है हमारा एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम। यहाँ एक ही जीन के 2 से ज्यादा मतलब 3 अलील्स होते हैं। फिर हैं लीथल जीन्स, प्लियोट्रोपी, मतलब नेचर के खजाने में बहुत कुछ है एक्सप्लोर करने के लिए। इस स्लाइड में हम 2 कॉन्सेप्ट्स को समझेंगे। पहला है बहुविकल्पी एलील, मतलब जब एक जीन के 2 से ज्यादा रूप मौजूद हों, जैसे हमारे एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम में होता है। और दूसरा है घातक जीन यानी लीथल जीन, जहां कोई खास जीनोटाइप जीव के लिए जानलेवा साबित होता है। यहाँ 2 बिल्कुल उल्टे कॉन्सेप्ट्स हैं। एक है प्लियोट्रोपी, मतलब एक जीन का अनेक, जहां एक ही जीन कई सारे लक्षणों को कंट्रोल करता है, जैसे सिकल सेल एनीमिया में। और दूसरा है बहुजीनी वंशागति, मतलब अनेक जीन काम एक, जहां कई सारे जीन मिलकर किसी एक लक्षण को कंट्रोल करते हैं, जैसे हमारी त्वचा का रंग। तो अब सवाल आता है, ये सब मटर के पौधों की कहानी आज हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्यों है? इसका इम्पैक्ट हमारे चारों तरफ है। एग्रीकल्चर से लेकर ह्यूमन हेल्थ और जेनेटिक डिजीजेस को समझने तक, हर जगह। और एक बहुत ही जरूरी बात, जेनेटिक्स हमें साइंटिफिक फैक्ट्स देती है और समाज में फैले कई मिथ्स को तोड़ती है, जैसे कि बच्चे का सेक्स डिटर्मिनेशन। साइंस क्लियरली बताता है कि ये फादर के क्रोमोसोम पर डिपेंड करता है। ये एक ऐसा साइंटिफिक फैक्ट है जो कई सामाजिक कुरीतियों को चैलेंज करता है। अच्छा, एक पहेली है। मान लीजिए हमारे पास एक लंबा मटर का पौधा है, लेकिन हमें ये नहीं पता कि उसका जीनोटाइप शुद्ध लंबा टीटी है या संकर टीटी। तो इस रहस्य को कैसे सुलझाएंगे? यही काम आती है हमारी जासूसी तकनीक, जिसे कहते हैं टेस्ट क्रॉस। ऑलराइट, टाइम फॉर अ क्विक टेस्ट। तैयार हैं? देखते हैं कितना समझ आया। तो पहला सवाल, मेंडल के मोनोहाइब्रिड क्रॉस में F2 जेनरेशन का फिनोटिपिक रेशियो क्या है? 5 सेकेंड्स। सही जवाब है C, 3:1। दूसरा सवाल, वो फिनोमेना क्या कहलाता है जहां हेटेरोजाइगोट में दोनों एलील्स खुद को पूरी तरह एक्सप्रेस करते हैं? और इसका सही जवाब है B, कोडोमिनेंस। याद है ना चितकबरी गाय वाला एग्जाम्पल? अगला सवाल, डाइहाइब्रिड क्रॉस से मेंडल का कौन सा लॉ इलस्ट्रेट होता है? सोचिए। अगला सवाल, डाइहाइब्रिड क्रॉस से मेंडल का कौन सा लॉ इलस्ट्रेट होता है? सोचिए। बिल्कुल सही जवाब है C, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। और ये रहा आखिरी सवाल, टेस्ट क्रॉस क्यों परफॉर्म किया जाता है? इसका सही जवाब है B,
to determine the genotype of the dominant plant. उम्मीद है स्कोर अच्छा रहा होगा। अगर ये सेशन पसंद आया तो लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए और ऐसे ही हर ज़रूरी चैप्टर पर बेहतरीन डिस्कशंस के लिए मंकी वाइब्स चैनल को बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।